दिल्ली की कोचिंग में 3 छात्रों की मौत को लेकर सवाल बना हुआ है कि कौन कौन गुनहगार हैं, किनकी लापरवाही से जान चली गई। जवाब का इंतजार है। इस बीच राजनीति गर्म है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह संसद भवन परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। वो बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लूट को रोकने के लिए कोचिंगों को रेगुलेट करो, रेगुलेट करो, रेगुलेट। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली में हस्तक्षेप करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एलजी के डंडे से दिल्ली को चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश दो, लागू करो, लागू करो। देश भर में कोचिंगों की लूट को रोकने के लिए कोचिंगों को रेगुलेट करो, रेगुलेट करो, रेगुलेट करो। एलजी को बर्खास्त करो। बंद करो, तानाशाही बंद करो। तो ये सुन रहे हैं आप, आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संसद भवन परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं बीजेपी के नेताओं को वो आम आदमी पार्टी पर दोषारोपण कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के खिलाफ दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली सरकार की शक्तियां छीनी गईं, एलजी के डंडे से दिल्ली को चलाने का प्रयास किया गया और केंद्र सरकार से बार बार मांग होने के बावजूद कोचिंगों को रेगुलेट नहीं किया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना राजेंद्र नगर की उसका नतीजा है। आपने देखा होगा हमारे मंत्रियों ने प्रयास किया कि ये डीसिल्टिंग का काम और नालों की सफाई का काम बारिश के पहले हो जाए। उसका वीडियो भी आ गया जिसमें सौरभ भारद्वाज जी हैं, आतिशी जी हैं, गोपाल राय जी हैं, इमरान हुसैन जी हैं। लेकिन अधिकारी इसलिए बिंदास घूम रहे हैं क्योंकि उनको एलजी का संरक्षण है, बीजेपी का संरक्षण है। तो ये जो घटना हुई है इसके लिए सीधे तौर पे केंद्र की मोदी सरकार की वो तानाशाही जिम्मेदार है, जिसमें 5 जजों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद आपने दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार छीन लिया और देश की कोचिंगों को आप रेगुलेट नहीं कर रहे। खुली छूट है कोचिंगों वालों को। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त निधिश्री और मनोज्ञा लोईवाल मेरी 2 सहयोगी मौजूद हैं। मनोज्ञा, पहले आपके पास ही आना चाहूंगा। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नजर आ रही है। हम लोग देख पा रहे हैं एक तरफ संसद भवन परिसर में आम आदमी पार्टी के सांसद बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, वहां पर राजघाट पहुंचकर जो बीजेपी के नेता हैं वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब जवाबदेही कैसे तय हो, जिम्मेदारी कैसे तय हो, इस पर किसी का ध्यान नहीं है, बल्कि दोषारोपण का खेल चल रहा है। आप ये सोचिए, 3 छात्रों की जान चली गई और उसके बाद कागजी लड़ाई चल रही है और कागजों के साथ अब तो पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। और पोस्टर वॉर इस कदर कि आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, एमसीडी में 10 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन सरकार का यह कहना है कि सरकार चला ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसके लिए कोई और सरकार जिम्मेदार है, जिसकी वजह से संसद में प्रदर्शन हो रहा है। कल भी हमने बात की आम आदमी पार्टी से और आज भी संसद में लगातार प्रदर्शन जिस तरह से हो रहे हैं, इसे राजनीतिक तूल भी दिया जा रहा है और पूरी तरह से राजनीतिक स्वरूप भी दिया जा रहा है। जिस तरह से पानी भरा है इस पर सवाल उठ रहे हैं। डीसिल्टिंग नहीं हुई, उसकी बैठकों की तस्वीरें आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी हैं, ये कहते हुए कि एलजी और उनके जितने भी अधिकारी उनके अधीन हैं वो उनके साथ किसी भी तरह से कोऑपरेट नहीं करते हैं। पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार दोनों के बीच में जवाब कोई तो देगा कि इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है, जो देश भर जगह जगह से आते हैं और उसके बाद पढ़ाई करते समय एक बेसमेंट में पानी में फंस के अपनी जान दे देते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और बड़ी मछलियां जो हैं वो भी फंसनी चाहिए। सिर्फ ये छोटी मोटी कार्रवाई से काम नहीं चलना है। और निधि भी मेरे साथ मौजूद है। निधि, आप राजघाट पर हैं, वहां क्या चल रहा है? यहाँ भी वही चल रहा है। यहाँ दूसरी पार्टी की तरफ से चल रहा है जिस पर इल्ज़ाम लगा है। आम आदमी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाने वाली ये बीजेपी के तमाम बड़े नेता आपको नजर आएंगे, अखिलेश। और ये मंच तैयार है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पीछे राम राम जय राजा राम गाना क्यों बज रहा है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर देख सकते हैं, मौन व्रत है, सबके मुँह पर आप सफ़ेद रंग का पट्टा देख सकते हैं। ये तस्वीर मौन धरने की है जो सुबह लगभग 9:30 बजे से यहाँ पर मंच तैयार है और
सिर्फ और सिर्फ इनका ये कहना है, यानी बीजेपी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। ये हादसा नहीं, हत्या है। सबके हाथ में बैनर और पोस्टर्स आप देख सकते हैं। और मंच पर अब से कुछ देर पहले बांसुरी स्वराज भी पहुंची हुई थी। उन्होंने भाषण दिया जिसमें कहा कि जब आपके मेयर कहती है कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया है, एमसीडी बिल्कुल फिट है, तो फिर इस तरीके का हादसा क्यों होता है। और ये देखिए, हालांकि ये लोग अभी मीडिया बाइट नहीं दे रहे हैं क्योंकि मौन व्रत में है, लेकिन यही तस्वीर है कि इस्तीफा दो, दिल्ली सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है, तो इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है। वो आम आदमी पार्टी जिसकी मेयर कहती है कि हमने सब कुछ साफ सुथरा कर दिया है, विधायक कहते हैं कि हमने सब कुछ साफ सुथरा करा दिया है, उसके बावजूद। ठीक है, मैं निधि इस पर आऊंगा, मैं आप लोग के पास लौटूंगा, लेकिन सीधे अपने दर्शकों को उत्तर प्रदेश विधानसभा लिए चलते हैं। योगी आदित्यनाथ का संबोधन हो रहा है। सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली को लागू करने वाला राज्य भी है, और इसमें देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर यूपी का स्थान है। महिला और बाल अपराध संबंधी अभियोगों के निस्तारण में देश में प्रथम स्थान है। लगभग हमारे 98% से अधिक मामलों का निस्तारण करने में उत्तर प्रदेश आज देश का वह पहला स्थान रखता है। और मैंने जो पहले भी कहा, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के लिए 181 की एक सर्विस है, और 1090 बाहर महिला संबंधी अपराध के लिए जब कोई घटना घटित होती है तो कोई महिला कॉल करती है तो उस पर तत्काल सेवा उन्हें उपलब्ध होती है। इन सबको इंटीग्रेट करने का काम भी 112 के साथ इंटीग्रेट करने, 181, 1090 और 112 को भी इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी सूचना आ रही है, उस सूचना को संबंधित तक भेजने के साथ ही उसको तत्काल रिलीफ मिल सके, इसके लिए भी यहां पर कार्य किया गया है। यही नहीं, प्रदेश के अंदर एक महिला थाना हर जनपद में स्थापित करने के साथ साथ एक अतिरिक्त थाने की जिम्मेदारी भी महिला थानाध्यक्ष को उपलब्ध करवाया गया है। और हर थाने में जो प्रदेश के अंदर 1585 थाने हैं, इन 1585 थानों में महिला हेल्प डेस्क अलग से बना करके एक व्यवस्था बनाई है। और 2020 से हमारी सरकार पूरे प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति के एक अभियान को आगे बढ़ा रही है। मिशन शक्ति के अंतर्गत पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती की है प्रदेश के पुलिस बल में। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 17 के पहले जितनी भी भर्तियां हुई उन सभी को अगर हम जोड़ लें तो कुल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक भर्ती हुई थी। लेकिन 17 से लेकर के 22-23 तक जो भर्तियां हुई, इन भर्तियों में प्रदेश में 20,000 से अधिक महिला पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। यानी आजादी के 70 वर्षों में जितनी भर्ती हुई थी महिला, उससे दुगनी भर्ती अकेले 5 वर्ष के अंदर हमने पुलिस महिलाओं को यहां पे भर्ती किया। पुलिस की भर्ती में उनकी 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण की व्यवस्था उन्हें प्राप्त हो सके, इसको अनिवार्य रूप से प्रदेश के अंदर लागू किया। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में महिला पीएसी की बटालियन के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया। लेकिन जो पुलिस कार्मिक महिलाएं भर्ती हुई थी, वे केवल एक कांस्टेबल के रूप में ऑफिस के कार्य को या थाने तक ही अपने को सीमित न रखे, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ शासन की योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए उनकी प्रतिभा का लाभ समाज ले सके, इसके लिए प्रदेश के अंदर 10,000 से अधिक महिला बीट स्टेशन स्थापित किए गए, महिला पिंक बूथ की स्थापना की गई। और यह भी व्यवस्था लागू की गई कि ये महिला बीट पुलिस अधिकारी हर मिशन शक्ति के अंतर्गत वहां पर जाएंगी, वहां पर सप्ताह में एक बार जाकर के महिला संबंधी घरेलू हिंसा का हो या बाहर की सुरक्षा से जुड़े हुए कोई मुद्दे होंगे, इन पे तो चर्चा करेंगे ही, इससे संबंधित समाधान भी निकालेंगे। लेकिन इसके अलावा महिलाओं से संबंधित, उनकी सुरक्षा से संबंधित जो भी, या उनकी स्किल डेवलपमेंट से संबंधित या उनके स्वावलंबन से संबंधित कौन सी स्कीम केंद्र या राज्य सरकार की है, इनसे भी गांव की महिलाओं को अवगत कराएंगे। और ये मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर
लगातार ये जारी है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिले हैं। ये सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है और उस गंभीरता का परिणाम ही है कि प्रदेश के अंदर इस सरकार ने आने के बाद सबसे पहले शोहदों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, उसका एक उदाहरण है। और मुझे बताते हुए दुख है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, उसने विरोध किया था। और मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पीढ़ी ने कहा था, जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं ही एक गंभीर खतरा है। और इसीलिए महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है। हर बेटी को भी, हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रश्न संख्या 2, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बताया इतने को हमने दंडित कराया, तो क्या पूछा गया था कुल कितने घटनाएं हुई? तो जो दंडित हो जाते हैं कोर्ट से, उन्हीं को आप घटना मानते हैं कि जो घटनाएं घटती हैं उनको भी घटना मानते हैं? यह स्पष्ट कर दें कुल कितनी घटनाएं घटित? आपने नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। लेकिन आप इस सदन के एक वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया कि 24,000 जो महिला संबंधी अपराध थे प्रदेश के अंदर 2016 में, अगर हम देखेंगे तो बलात्कार की जो घटनाएं घटित हुई थी वह 1838 हुई थी। लेकिन अगर मैं 24 के अंदर की घटना बताता हूं, इनकी संख्या है 1373। और मुझे लगता है ये घटनाएं बताती है 25% से अधिक की कमी इस बारे में बताती है कि अपराधी आबादी तो बढ़ी होगी इस दौरान, और आबादी बढ़ने के क्रम में अपराध कम हो रहा है, नियंत्रित हो रहा है। लेकिन जो मैंने कहा, महिला संबंधी अपराध दोनों प्रकार के होते हैं, घर के अंदर भी होते हैं और घर के बाहर भी होते हैं। दोनों के लिए सरकार ने उस प्रकार की सेवाएं भी उपलब्ध की हैं। घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में 181 की सेवा है। घर के बाहर की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए तत्काल वो कॉल कर सके, इसके लिए 1090 की सेवा उन्हें उपलब्ध कराई गई है। लेकिन साथ साथ क्विक रिस्पांस टीम 112, इन दोनों के साथ इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी कोई अपराध होता है, अगर इन तीनों में से किसी को भी कॉल करेंगे तो वहां पर आपको सेवा उपलब्ध होगी इसके बारे में। लेकिन इस पे समय पे चार्जशीट दाखिल करना, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के साथ जुडिशरी के साथ बेहतर तालमेल बना करके इस प्रकार के मामलों में समय पे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए एक प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाना और अपराधियों को सजा दिला दी जाए, ये महत्वपूर्ण है। उसी का परिणाम है जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर महिला संबंधी जो उनके महिलाओं के विरुद्ध और पास्को संबंधित अपराधों में अब तक हम लोगों ने 16,718 अभियुक्तों को अब तक सजा दिलाई है।
इसमें से अगर आप देखेंगे कि 21 को हम लोगों ने मृत्युदंड, 1713 को आजीवन कारावास, 4653 को 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास और 10,331 को 10 वर्ष से कम की कारावास की सजा दिलाई है। ये जो जिन अपराधियों की सजा दिलाई गई है, इसमें आप देखते होंगे अक्सर समाचार पत्रों में आता है कि 1 महीने के अंदर दुष्कर्मी को सजा दिलाई गई। ये प्रोसिक्यूशन को फास्ट करने, समय पे चार्जशीट दाखिल करने का परिणाम है। नहीं तो होता क्या है, जब हम लोग इसमें लापरवाही बरतते थे, सरकार संज्ञान नहीं लेती थी, विभाग संज्ञान नहीं लेता था, लोकल स्तर पर संज्ञान नहीं लिया जाता था, अपराध बढ़ते थे और फिर इनको हल्केपन से लेने का दुष्परिणाम क्या होता था कि हर ऐसा अपराधी स्वच्छंद होकर के अपराध भी करता था और फिर समाज उसके बारे में देखते हुए भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाता था। लेकिन आज अपराधी के मन में भय है और उस भय का परिणाम आज हम सबके सामने देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल है वो देश के अंदर नंबर 1 पर है और उत्तर प्रदेश इस मामले में ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए, महिला संबंधी अपराधियों को, जो भी ऐसे अपराधी हैं उनको सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है और पुलिस में भी कैसे रिफॉर्म किया जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी दे रहे थे योगी आदित्यनाथ। और साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर यह कहकर तंज भी किया कि जितने भी आपराधिक मामले होते हैं, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं, उसमें ज्यादातर में समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों के हाथ ही पाए जाते हैं। खबर केरल से है, जहां वायनाड में लैंडस्लाइड से तबाही का मामला राज्यसभा में भी गूंजा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले को राज्यसभा में उठाया। वहीं कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड जाएंगे, वहां हालचाल भी जानेंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे। तो लैंडस्लाइड की वजह से 23 लोगों की जान चली गई है। बड़ा नुकसान हुआ है वायनाड में लोगों को। जानकारी के मुताबिक करीब 400 परिवार अभी भी जहां तहां फंसे हुए हैं और इस मामले की गूंज अब संसद में सुनाई पड़ी है। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मसला उठाया। आज सुबह से एबीपी न्यूज पर आप तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके के हालात वायनाड में बने हुए हैं। मन दुखी है मेरा, मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं साफ कहता हूँ मैं नहीं हंस रहा हूँ, मन दुखी है। सुबह पता लगाया तो कहा कि 2 दर्जन है, फिर पता लगाया नंबर और बढ़ता जा रहा है। और ये बहुत अच्छा लगा कि सभी शक्तियाँ केंद्र की और राज्य की, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री सबके सब इस मामले में सक्रिय हैं। ठीक है। और देश में जहाँ भी विपदा आती है। ठीक है साहब, ये देखिए, मैं सर ये तो मुझे तो पूरी जानकारी वहाँ की नहीं है और जो पेपर में मैं पढ़ा और वहाँ टेलीफोन से जो मालूमात लिया वही मुझे मालूम है, क्योंकि इतने लोग वहाँ पर मर चुके हैं वो मट्टी के ढेर में। अब तो 50 की गिनती हो गई, लेकिन उससे अंदाज़ा लगता है, क्योंकि ये रात के 2:30 बजे होने से किसी को पता नहीं चला कितने लोग मरे, कितने लोग हैं। और इसके लिए वहाँ की जो महिला है हमारी एमपी, उसके पास जानकारी है और वो अपनी बात रखना चाहती है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उसको अलाउ कीजिए और जो चीज़ है, जो बातें आपने यहाँ पर बताया, सरकार अलर्ट है, वो मिनिस्ट्री अलर्ट, फलाना, वो बताएंगे। फलाना नहीं बताया, नहीं, उनका सुनने के बाद वो बताएंगे। आप जो हमको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके बजाय सरकार वो इंफॉर्मेशन दिए तो ठीक होगा। क्या स्पेशल स्क्वाड वहाँ पर गया है, क्या मिलिट्री गई है, क्या सेंट्रल पुलिस फोर्स गया है, क्या पैसे का इंतजाम हुआ है, प्रतिपक्ष के नेता, डॉक्टर्स का आपका इंतजाम। कटाक्ष में पूरा समझ गया हूँ और मैं जानता हूँ कि मुझे क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। मेहरबानी करके मर्यादित आचरण कीजिए। नहीं। आप इतना लाइट कर रहे हो
ये गंभीर मामला है। यही तो मुश्किल है। आपको अंदाजा होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ साहब, सूर्योदय से पहले जो देश का नेतृत्व मालूमात और जो मुख्यमंत्री इंफॉर्मेशन आपके पास है नहीं, वो सरकार हम सबको देना चाहिए। नहीं, आप अगर वो रेफर करें, बैठिए। आप ये कह रहे हैं कि आपके एक सदस्य को बोलने दूं, यही कह रहे हैं ना। ऑल यू आर सेइंग इज just she will speak. I have heard it. Please. I have heard it. Honorable members, 1 second. I have understood. बैठिए। बस बैठिए। Please take your. Please, John Britas, please take your seat. Take your seat. Honorable members, okay. Take your seat. Those of the members. On what point? Are you saying the same thing which Leader of Opposition said? I am surprised. No, how irritating it is to me. How irritating it is. Leader of the opposition has already said so. Do you need to supplement the leader of the opposition? और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, वायनाड में जो लैंडस्लाइड की घटना घटी है उसमें मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मरने वालों की संख्या बढ़ गई है और अभी की ताजा जानकारी के मुताबिक 43 लोगों की जान चली गई है। वायनाड में लैंडस्लाइड से बड़ी तबाही हुई है। मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। सुबह 23 संख्या थी, अभी 43 हो गई है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष मौजूद हैं। आशीष जी, देखिए काफी दुखद हादसा है और जैसा कि आपने बताया लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे रेस्क्यू और रिलीफ के कार्य में प्रगति आ रही है, टीमें पहुंच रही हैं, ये आंकड़ा जो है मौत का वो बढ़ता जा रहा है। अभी भी 2 जगहों पर जो लैंडस्लाइड हुई थी वायनाड में, 2 अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुई, आधी रात और पहले सुबह। उन 2 जगहों पर रेस्क्यू और रिलीफ कार्य चलाया जा रहा है और लगातार खोजबीन और तलाशी अभियान जारी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगातार रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को और तेज करने की कोशिश कर रहा है। सेना की मदद ली गई है। सेना के टेरिटोरियल आर्मी की टीम कोड़ीकोड से मूव की गई है वायनाड की तरफ। उसके अलावा इंजीनियरिंग कॉर्प्स जो है सेना की, उसकी एक टुकड़ी को बैंगलोर से रवाना किया गया है राहत और बचाव कार्य के लिए। उसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर्स, कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स को भी राहत और बचाव कार्य के लिए बुलाया गया है। लेकिन दुखद ये है कि मौसम खराब है तो हेलीकॉप्टर से राहत और बचाव कार्य को तेज गति से किया नहीं जा पा रहा है। लगातार बारिश हो रही है। अगर हम वेदर की बात करें, मौसम की बात करें तो वेदर फोरकास्ट ऑरेंज और बिल्कुल आशीष, इस तरह की आपदाओं में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि जब राहत और बचाव का काम शुरू होता है तब भी मौसम खराब होने से उसमें दिक्कतें आती हैं। वायनाड में हुए लैंडस्लाइड को लेकर केरल से कांग्रेस सांसद हेबी ईडन से बात की है मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता ने। वायनाड में हुआ एक प्राकृतिक हादसा जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हमारे साथ मौजूद हैं केरल से ही सांसद हेबी ईडन। जिस तरीके से ये हादसा हुआ, एक दुखद हादसा, हालांकि सरकार से लेकर के तमाम जो राजनीतिक दल हैं सब यही कह रहे हैं कि जितनी संभव मदद होगी की जाएगी। ये बहुत बड़ा दुर्घटना है वायनाड में जो लैंडस्लाइड में हुआ है। हमारा कोशिश है ज़्यादा लोगों को बचाएं, रेस्क्यू ऑपरेशंस अच्छे तरह हो जाएं। इसके लिए सेंट्रल और स्टेट फोर्सेस का सहयोग हमें चाहिए। ज़्यादा लोगों को, ये जो परिवारों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उन्हें पहुँचाए। ये जो तगड़ा जो तेज़ बारिश हो रहा है उसकी वजह से हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा उसमें दिक्कत हो रहा है। हमारा कोशिश ये है, प्रायोरिटी ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अच्छे तरह हो जाए। अभी क्या अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुँच आई? हालांकि राहत और बचाव का कार्य चल रहा है लेकिन कई लोगों के जान जाने की भी जानकारी आ रही है। 24 लोग का डेथ कंफर्म हो चुका है। ज़्यादा लोग डेंजर में है, यही हमारा ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं। तो हमारा कोशिश है कि ज़्यादा लोगों को जान बचाए और जितने भी लोगों को मदद की ज़रूरत है, मेडिकल टीम्स की ज़रूरत है, उसको पहुँचा जाए। उत्तराखंड से भी खबर आ रही है। लैंडस्लाइड की वजह से कई जगहों पर तबाही हुई। बालगंगा और बूढ़ा केदार में लैंडस्लाइड की वजह से कई गांवों को नुकसान पहुंचा है। यहां तबाही हुई। सीएम पुष्कर धामी भी पहुंचने वाले हैं, सीधे आपको हम ले चलते हैं।
एबीपी न्यूज संवाददाता दीपक रावत के पास वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी दीपक। कितना नुकसान हुआ है क्या और जानकारी आपको मिल पा रही है? भारी नुकसान हुआ है अखिलेश। मैं तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। बूढ़ा केदार इलाका है और आप देखिए कि ये जो ऊपरी इलाका है, यहाँ ऊपर की इलाके की तरफ 2 दिन पहले बादल फटा और बादल फटने के साथ जो भारी मात्रा में पानी नीचे आया वो अपने साथ कई ज़्यादा मलबा नीचे लेकर आया है। बड़ी बड़ी चट्टानें जो है वो नीचे गिर कर आई हैं। और ये देखिए जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये आपको लग रहा है कि चट्टान का टूटा हुआ हिस्सा है, लेकिन ये कोई चट्टान का हिस्सा नहीं बल्कि पूरा का पूरा बसा बसाया गाँव था। 70 से 80 परिवार इस पूरे इलाके में रहते थे और ये पूरा का पूरा गांव अब तबाह हो चुका है। आप जहां भी देखेंगे आपको सिर्फ टूटे हुए मकान नजर आएंगे। सारे घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। यहां से तमाम लोगों को दूसरी जगह विस्थापित कर दिया गया है। 80 से ज्यादा परिवार, 100 से ज्यादा संख्या में लोग इस पूरे गांव में रहते थे और ये पूरा का पूरा गांव जो है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यही वजह है कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी आज इस इलाके में आएंगे, देखेंगे कि आखिर क्या हालात हुए हैं लैंडस्लाइड और बादल फटने के बाद से। एक और तस्वीर आपको दिखा देता हूं अखिलेश। ठीक सामने एक दूसरा गांव है, इसके नजदीक का गांव है, नदी के दूसरी पार। इस गांव में 2 लोगों की जान तक चली गई। सामने आपको एक घर दिखाऊंगा। इस घर में पीछे आप देखिए तो काफी ज्यादा मलबा आया। परसों जब एक माँ बेटी अपने घर में सो रहे थे, दोपहर का वक्त था और आमतौर पर उत्तराखंड में घरों में लोग काम करने के बाद थोड़ी देर की नींद लेते हैं, तो जब वो सो रहे थे तो उस दौरान अचानक से जब बादल फटा, मलबा आया तो दोनों के दोनों उस मलबे के नीचे दब गए और वहीं पर उनकी मौत हो गई। तो 2 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों घर बर्बाद हो चुके हैं और इन्हीं का निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए कि क्या हालात हैं, जायजा लेने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। तो तमाम लोगों की मांग ये है जो यहाँ पर पूरा घर गांव तबाह हुए हैं कि जल्द से जल्द इनको एक स्थायी परमानेंट जगह दी जाए जहां पर ये अपना दोबारा घर बार मकान बना सकें, वहां पर रह सकें। लेकिन स्थिति बहुत भयानक है। ये सिर्फ एक इलाके की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पूरे मानसून की बात करें तो अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से लैंडस्लाइड की घटनाएं आ रही, सामने आ रही हैं। येलो अलर्ट अभी भी जारी है पूरे उत्तराखंड में और 31 तारीख तक यानी कल तक भारी बारिश का अलर्ट है। तो ऐसे में बहुत सावधानी बरतने की बात लगातार मौसम विभाग भी कह रहा है, प्रशासन भी कह रहा है और ये लगातार देखिए जहां सावधानी नहीं बरती जाती वहां स्थिति क्या हो जाती है। आप जहां भी नजर दौड़ाएं आपको सिर्फ तबाही का मंजर देखने को मिलेगा अखिलेश। बिल्कुल, कुदरत का ये प्रकोप लगातार जारी है और फिर भी इंसान कुदरत से छेड़खानी नहीं छोड़ता। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य वाली बात। शुक्रिया इस जानकारी के लिए दीपक आपका। और अब हिमाचल प्रदेश से खबर आ रही है जहां पर कुल्लू में बादल फट गया और बादल फटने से इस गांव में काफी नुकसान हुआ है। हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें, लेकिन फिलहाल राज्यसभा का रुख करते हैं। से द्रवित है और यहाँ भी हाउस के सभी लोग, इस पक्ष के उस पक्ष के सभी पार्टियों के सभी द्रवित हैं और सभी दुखी हैं कि यह घटना घटी है, नेचुरल कैलामिटी है। भारत सरकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव होकर के जो भी केरल में राहत कार्य के लिए आवश्यक है वो कर रहे हैं और वो किया जाएगा। मैं सरकार की तरफ से ये एश्योरेंस देता हूं कि जो भी जरूरत होगी वो पूरी की जाएगी। हमारी उद्वेलना, हमारा उद्वेलित होना यह स्वाभाविक है, लेकिन यह इस तरह की घटना को एड्रेस करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी केरल से बात की, उनको आश्वासन भी दिया। जो वहां पर रिलीफ के लिए जो सेंट्रल जो हमारी एजेंसीज हैं उनके तरफ से जो सपोर्ट जाना चाहिए वो वहां पहुंच गई हैं, पहुंचाई जा रही हैं। स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में काम चल रहा है। अभी इस वक्त जो प्राइमरी जरूरत है वो इस बात की है कि बॉडीज को निकाला जाए, जो बचने की स्थिति में है उनको बचाया जाए। हेल्थ के दृष्टि से हम उस वहां पर काम करें, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को हम एक्टिवेट करें, वो सारी चीजें की जा रही हैं और आपकी भावनाओं के साथ हम सब जुड़े हैं, हम सब लोग उसके साथ हैं। और फिर से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार प्रोएक्टिव है, प्रो रिस्पॉन्सिव है और उसको हम पूरा करेंगे। मैं ब्रिटास जी की भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन हम जिस जगह पर बैठे हैं और आप जिस जगह पर बैठे हैं, सिर्फ उद्वेलित होने से काम नहीं चलता। हमें you have to translate it to in action, and if there is any suggestion
that we have to improve something in our action, please do that. We are together. We are not different. हम एक से जैसे हैं, तो इसलिए मैं सरकार की तरफ से हाउस को और हाउस के साथ साथ देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वहां कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और उसको पूरा किया जाएगा। जी किशन रेड्डी जी, एनीथिंग एडिशनल? नहीं, एनीथिंग एडिशनल? नो। जी किशन रेड्डी एनीथिंग एडिशनल? आदरणीय चेयरमैन सर, जो भारत सरकार की तरफ से जी किशन रेड्डी जी, आर यू सेइंग एनीथिंग इन एडिशन टू लीडर ऑफ द हाउस? यस सर। एक आर्मी फोर्सेस ऑलरेडी रीच हो गया, ये बताना चाहता हूँ। ये सारी पार्टीज गवर्नमेंट्स मिलके काम करना है, इसलिए सभी मिलके काम। इसमें एक मैं बताना चाहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर अभी लास्ट वीक ही नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग इंस्टीट्यूट का गठन किया गया, ऐसा इंस्टीट्यूट पर ये भी काम आगे चलकर और पूरे भारत सरकार की ओर से पूरे देश में। थैंक यू, थैंक यू। बैठिए, प्लीज कैन यू टेक योर सीट? आई टेल यू, all of us are doing great disservice. This is not the way to score a point. Please. Sir, honorable members have raised their concern, and leader of the house has already made the position clear. Government will definitely, if the chair directs and if the house agrees, will try to come back with the details of the incident. Can you take your seat, or you want me to that you should be out of the house? Why are you rising every time? No, please. If you are ready, you may leave. What is this, sir? So any natural calamity is a serious concern for everyone, and as the honorable leader of the house has already mentioned, I just want to make a small clarification, because two of the honorable members have said that central government has not released fund. तो वायनाड में जो प्राकृतिक आपदा आई है, उसी पर सरकार की तरफ से राज्यसभा में जवाब दिया जा रहा था कि क्या क्या कदम उठाए गए हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द राहत मिले। उधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी बादल फटा। बादल फटने से गांव में काफी नुकसान हुआ है। तोश गांव है दरअसल यहां पर, जहां पर सबसे ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ। घरों में लोगों के पानी भर गया और जो मलबा बहता हुआ नजर आ रहा था वो भी आप देख पा रहे हैं। अगर दिल कमजोर है और पहाड़ पर जाने का शौक है, तो इस तस्वीर को देखकर पहाड़ पर जाने से पहले 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि बाढ़ का पानी जब तांडव मचाता है तो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाता है। ये हिमाचल के किन्नौर से आई इस तस्वीर ने बता दिया, जहां रिस्पा नाला बाढ़ के बाद ऐसा उफान पर आया कि सब तबाह करता चला गया। गांव का संपर्क कट गया, लोग जिस पार थे उसी पार फंसे रह गए। इस तबाही वाली बाढ़ को पहाड़ पर घूमने आए कई पर्यटकों ने भी देखा, जो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। उधर कांगड़ा में लगातार हो रही बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ गया है और पानी तेज रफ्तार से बह रहा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक कार नदी में बह गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कार तेज धारा में बह रही है। एक युवक कार से कूदकर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन दूसरा युवक कार के अंदर ही बहा जा रहा है। देखते ही देखते कार पानी में बह जाती है। हालांकि बाद में दूसरा युवक भी कूदकर अपनी जान बचा लेता है। बाढ़ ने कर्नाटक के बेलगावी की सूरत बिगाड़ दी। शहर का 40% हिस्सा घाट प्रभाव नदी के पानी में जलमग्न हो गया। दरअसल 2 दिन पहले हिडकल डैम से 1,64,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिससे बेलगावी में स्थिति खराब हो गई।
उधर महाकाल की नगरी उज्जैन में शिप्रा नदी बेकाबू होती जा रही है। शिप्रा नदी में पानी इतना ज्यादा है कि छोटा पुल डूब गया है और पानी रामघाट की सीढ़ियों तक जा पहुंचा है। इस वक्त आधा भारत बाढ़ की मार झेल रहा है। हजारों गांव अपनी पहचान खो चुके हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। कुल मिलाकर जिंदगी बेबस हो गई है।